तो कैसे है दोस्तों, क्या आपने सुना देश के 18वें जनरल इलेक्शन का पहला रिजल्ट पब्लिश हो गया है। क्या बात कर रहे हो आप? गुजरात के सूरत में एक बारी फिर से मोदी सरकार की गारंटी अगले 5 सालों के लिए लॉक हो चुकी है। बट अभी तो गुजरात के इलेक्शन ही 7 मई को होने वाले हैं और जनरल इलेक्शन के रिजल्ट तो 4 जून को डिक्लेयर होने वाले हैं। तो फिर सूरत में बीजेपी कैसे जीत गई, इसका जवाब है अनअपोज्ड यानी कि निर्विरोध से। सूरत के कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का नॉमिनेशन खारिज होते ही सूरत के दूसरे 8 ओपोजिशन कैंडिडेट ने अपने इलेक्शन नॉमिनेशन को तुरंत वापस खींच लिया, जिससे बिना कोई विपक्षी दल और नेता के बीजेपी कैंडिडेट मुकेश कुमार दलाल इस 2024 के जनरल इलेक्शन के पहले एमपी बन चुके हैं। भाई बीजेपी का वो 400 पार वाला खाता इन्होंने खोला है। सो कांग्रेस के कैंडिडेट और बाकी सभी के नॉमिनेशन से जुड़े हुए आपके सभी सवालों के इन डिटेल आंसर की आगे विजुअल में बात की है। लेकिन दोस्तों जरा सोचो, यहाँ पर उन सूरत के 16.5 लाख वोटर्स का क्या, जो आगामी 7 मई को अपने शहर के आने वाले 5 सालों के फ्यूचर के लिए अपना वोट डालने वाले थे। सुनिए ये लोग क्या कहते हैं। ये पहली बार ऐसा मैंने शायद सुना है, हम तो इतने जानकार नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा सुना है कि अब हम वोट ही नहीं करने जा पाएंगे। मतलब 5 साल में जो एक बार हमें खुशी होती थी कि चलो हम वोट कर दें, चाहे किसी की भी पार्टी को कर दे, लेकिन ये भी चला गया। अगर इलेक्शन में ऐसे ही होता रहा, लोग इस निर्विरोध ऐसे ही छूटकर संसद में जाने लगे तो कैसा चलेगा? हमें तो वोट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये गद्दारी करके ये इलेक्शन जीत के बिनहरीफ हो गया है। ये जो पैसों से जो खेल कर लिया है, वो पैसों का बहुत बड़ा खेल करके जनता को गुमराह कर रहे हैं लोग। मेरे को लग रहा है कि ये अगले 5-10 साल में इलेक्शन ही नहीं होने देंगे बीजेपी वाले। मेरे को यही पक्का लग रहा है। यहाँ एक फेमस रोफल गांधी अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखता है कि अब सूरत में इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया है कि इस सूरत सीट पर इलेक्शन नहीं बल्कि कमीशन होगा। पैसा ही पैसा होगा। सही बात नहीं है दोस्तों। यहाँ कुछ लोग ये भी मुद्दा उठा रहे हैं कि अगर ओपोजिशन में कोई नहीं बचा है तो जनता के पास एक ऑप्शन के तौर पर नोटा सिस्टम भी होता है, जिसके जरिए री इलेक्शन के रास्ते खुल सकते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि भारत में इलेक्शन शुरू होने के साथ ही अब तक ऐसे कई सारे अनअपोज्ड कैंडिडेट इलेक्ट हो चुके हैं। तो हम यहाँ पर इन सब के बारे में भी बात करेंगे, दोनों एंगल से इस पूरे केस को देखेंगे। बाकी हमेशा की तरह इस पर मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं दूंगा, क्योंकि जिन लोगों को आईपीएल में आरसीबी की ट्रॉफी और गुलाबी साड़ी से ज्यादा देश की परवाह है ना, वो जानता है कि लोगों को अवेयर करने के लिए कैसे मैसेज इसको फैलाना है। अब आइए इस विजुअल को शुरू करते हैं। दोस्तों सूरत के इस पूरी कहानी की शुरुआत इलेक्शन के नॉमिनेशन के साथ जुड़ी हुई है। जब देश में किसी कैंडिडेट को चुनाव लड़ना होता है तो सबसे पहले उसको अपना नॉमिनेशन यानी कि एक तरीके का रजिस्ट्रेशन भारत के इलेक्शन कमीशन के पास करना पड़ता है, तभी जाके वो जनता के पास से उनका वोट मांग सकता है। अगर कैंडिडेट किसी पॉलिटिकल पार्टी से आता हो तो उसका टिकट तो वो पॉलिटिकल पार्टी ही देती है, लेकिन अगर मान लो कि कोई इंडिपेंडेंट उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे अपने सिंबल के साथ नामांकन दाखिल करना पड़ता है। और इस नॉमिनेशन के पेपर्स को फिलअप करने में भी बहुत सारी प्रोसीजर होती है। फॉर एग्जांपल कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन के इस पेपर पर अपने कुछ प्रपोजर्स के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट्स होती है। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट, अपना अता पता, कोई क्रिमिनल केस में अगर वो इन्वॉल्व है तो वो सारा कुछ बताना पड़ता है। और इन सभी इंफॉर्मेशंस को देने के बाद आरओ यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर्स इन नॉमिनेशन पेपर्स की लीगलिटी और रिक्वायरमेंट को वेरीफाई करता है। ड्यूरिंग इस वेरिफिकेशन अगर कोई ऑब्जेक्ट रेज होता है, अगर कोई दिक्कत आती है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन होती है, तो फिर उस कैंडिडेट का नॉमिनेशन रिजेक्ट भी हो सकता है, यानी कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता। और इसीलिए यहाँ पर सभी पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती है कि वो एक सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट यानी कि ऑप्शन के तौर पर एक और डमी कैंडिडेट को भी ओरिजिनल नॉमिनी के साथ ही रजिस्टर करवाती है, ताकि मान लो अगर ओरिजिनल कैंडिडेट का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाता है तो फिर पार्टियां इस सब्स्टिट्यूट के जरिए भी इलेक्शन लड़ सकती है। ये
पूरी नॉमिनेशन की प्रोसेस काफी लंबी और इन डिटेल है। मैंने तो यहाँ आपको एक शॉर्ट में इसकी ब्रीफ दी है, क्योंकि इसी के आधार पर हम इस सूरत की सिचुएशन को समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस पूरी नॉमिनेशन की प्रोसेस के बारे में और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। आज दोस्तों गुजरात हमारी लोकसभा में टोटल 26 एमपीज को भेजता है, जिसमें से एक सूरत का भी होता है। और इस साल 2024 के इस जनरल इलेक्शन में सूरत से भाजपा के मुकेश दलाल, कांग्रेस और आपके अलायंस यानी कि गठबंधन के तौर पर कांग्रेस के पॉलिटिशियन नीलेश कुंभानी, फिर बहुजन समाज पार्टी का एक, अल्पज्ञात पार्टियों के 3 और 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिलाकर टोटल 10 नेताओं के बीच में सूरत के 16.5 लाख वोटर्स अपना वोट डालने वाले थे। पर यही कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। दरअसल 18 अप्रैल को कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी सूरत की लोकसभा सीट के लिए अपना नॉमिनेशन रजिस्टर करवाते हैं। उन्होंने इस नॉमिनेशन को दाखिल करते वक्त 3 प्रपोजर, अपने बहनोई, भतीजे और एक बिजनेस पार्टनर के सिग्नेचर को सबमिट किया था। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट के तौर पर सुरेश पड़साला ने भी नॉमिनेशन के वक्त प्रपोजर के तौर पर अपने भतीजे के सिग्नेचर को सबमिट करवाए थे। फिर इसके कुछ ही दिनों के बाद एक भाजपा कैंडिडेट दिनेश जोधानी ने कांग्रेस के इन नॉमिनेशन पेपर के सभी प्रपोजर की सिग्नेचर को अचानक से फेक बताकर इलेक्शन ऑफिसर्स के सामने ऑब्जेक्शन उठाया। अब जिन प्रपोजर ने खुद नॉमिनेशन के वक्त कुंभानी के सामने सिग्नेचर किए हो, वो अब झूठे कैसे हो गए? यही सवाल आपके दिमाग में भी उठ रहा होगा। इनफैक्ट इस पर इंडियन एक्सप्रेस ने एक बढ़िया कार्टून बनाया है, जिसमें लिखा है कि दी हैंड ऑफ गॉड इन सूरत। दोस्तों ये कार्टून ही यहाँ पर आज की ये सारी परिस्थिति को व्यक्त कर देता है। एक और इन प्रपोजर्स के लापता होने की खबरें चल रही थी, वहीं दूसरी ओर इस पूरे केस में कुंभानी के 3 और सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट सुरेश पड़साला के एक प्रपोजर ने खुद कांग्रेस इलेक्शन एजेंट की मौजूदगी में कैमरा पर ये बात कही थी कि उन्होंने कुंभानी और पड़साला के नॉमिनेशन के फॉर्म पर ही सिग्नेचर नहीं किया है। अब इतना सुनते ही कांग्रेस के सब्स्टिट्यूट और मेन प्लेयर के नॉमिनेशन को ही यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। खुद कांग्रेस के कुछ लीडर अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ ऐसे बयान दे रहे हैं कि कुंभानी शुरू से ही पार्टी के लिए एक सही ऑप्शन नहीं था। ये शुरू से ही पूरी फिक्स मैच थी, जिसमें कुंभानी ने भाजपा के साथ मिलकर टोटल 5 करोड़ में ये पूरी डील की है। पार्टी बदल लिया साला। यहाँ आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस के साथ अलायंस में थी, उसने अब नीलेश कुंभानी के ऊपर ही क्रिमिनल एक्शन लेने की मांगे की है। सोचो किस लेवल की ये पूरी गेम यहाँ पर चल रही होगी। चलो एक बार के लिए ऐसा मान भी लेता है कि कांग्रेस के इन दोनों कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन किसी झोल झपाटे की वजह से रिजेक्ट हो गया होगा, मगर उन बाकी बचे हुए 8 का क्या जो ये इलेक्शन लड़ने वाले थे? आपको जानकर शॉक लगेगा, मगर 22 अप्रैल तक दोस्तों बीजेपी के मुकेश कुमार दलाल को छोड़कर बाकी बचे हुए उन 8 कैंडिडेट्स ने भी सरप्राइजिंगली अपने नॉमिनेशन को वापस खींच लिया। यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 8 के 8 ने। तो क्या ये भी एक कोइंसिडेंस है?